एक और मजबूत शुरुआत के लिए हो जाइए तैयार। दुनिया भर के बाजारों के भारी उतार चढ़ाव के बीच आज है अच्छी शुरुआत के संकेत। आइए उसके बाद के एक्शन पर रहेगा फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। मिड वीक ट्रेडिंग सेशन के लिए हो जाइए तैयार। और यूजुअली मिड वीक सबसे ज्यादा वॉलिटिलिटी दिखती है, बट ऑलरेडी आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं। तो क्या आज शांत सेशन रहेगा या फिर से भारी उतार चढ़ाव आएगा? आइए जानते हैं अनिल जी के साथ। बताएं सर, आज आपकी कहां पर नजर है? बिल्कुल, तो आज के बड़े ट्रिगर्स और आपके सामने जहां अमेरिकी बाजारों में भारी उतार चढ़ाव एक बार फिर से देखने को मिला। लगभग 50 अंक ऊपर बंद हुआ है डाउ, लेकिन निचले स्टोर से 550 अंक रिकवर होकर दिन की ऊंचाइयों के करीब। नेस्डेक जहां खुला वहां से रिकवर जरूर हुआ, लेकिन फिर भी 270 अंकों का नुकसान वहां पर दिखाई है। महंगाई को लेकर सरकार एकदम पूरे एक्शन में, और दो और प्रोडक्ट जिन पर महंगाई के लिहाज से सरकार का एक्शन होता दिख रहा है। पहला है चीनी का एक्सपोर्ट, जहां पर सरकार ने 1 जून से प्रतिबंध लगाया है 31 अक्टूबर तक। और दूसरा है खाने के तेल, जहां पर इंपोर्ट जो किए जाते हैं वो अब ड्यूटी फ्री होंगे, जीरो ड्यूटी पर किए जा सकेंगे। उन पर भी रियायत दी गई ताकि घरेलू बाजारों में चीनी और खाने के तेल के दाम कम हो सके। ग्रासिम और अदानी पोर्ट के कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए, और वायदा कारोबार की कुछ और कंपनियों के भी। निफ्टी की 3 कंपनियों के आज नतीजे आने वाले हैं। आज सरकारी कंपनियों के नतीजों का है दिन। एक्शन भरपूर रिजल्ट्स के लिहाज से आज रहने वाला है आपके लिए। जी बिल्कुल, तो रिजल्ट्स पर तो पूरा फोकस है ही। और इस जो बड़ी खबर है शुगर के एक्सपोर्ट को लेकर, जिसके बारे में हम कल भी बात कर रहे थे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया। तो इस पर भी अनिल जी की राय देंगे। क्या होगा इसका इम्पैक्ट, कहां पर रखनी है आपको नजर, कौन से स्टॉक्स फोकस में होंगे, ये भी करेंगे चर्चा। पर पहले सर रोज की तरह ग्लोबल बाजारों को टच करना जरूरी हो रहा है सर, क्योंकि अगर आप 3 दिनों का डाउ का इंट्राडे चार्ट दिखेंगे तो थोड़ी रेंज ऊपर नीचे दिखेगी, बट लगभग सिमिलर एक्शन है। बड़ा डिप आता है इंट्राडे और फिर सेकंड हाफ में हम रिकवरी देखते हैं और ऑलमोस्ट डेज हाई पर बंद होते हैं। और उसी की वजह से अगले दिन हम अच्छी शुरुआत करते हैं और फिर हम नीचे बंद होते हैं। ये चल क्या रहा है? दीप, वाकई में मतलब ऐसा नहीं कि ये उतार चढ़ाव अमेरिकी बाजारों में या हमारे बाजारों में पहली और आखिरी बार हुआ। पहले कई बार हो चुका है, आगे भी कई बार रहेगा। लेकिन लगातार इतने दिनों तक उतार चढ़ाव, सीरियसली मैं कह रहा हूँ, मतलब 25-30 साल में मेरे अनुभव में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि हर रोज। और ये करीबन है ना, महीना 1.5 महीना हो गया हो रहा है डाउ को, नेस्डेक को। अच्छा, एक और चीज, एक जमाना था जब हमको पता था कि डाउ किसी दिन 2-3% गिर जाए, नेस्डेक 3-4% गिर जाए, तो हमें पक्का पता था कल नहीं तो परसों, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन अच्छी रिकवरी दे देगा, एक बाउंस दे देगा। वो हमेशा होता है। फर्स्ट टाइम ऐसा नेस्डेक को देखकर लग रहा कि इसको तो उठना ही नहीं है, मतलब उठ ही चुका है एक तरह से, वैसा हाल है। मतलब तो ये जो एक्शन है अमेरिकी बाजारों का, ये वाकई में अप्रत्याशित है। पहले कभी ऐसा देखा नहीं। ये फर्स्ट टाइम ये लर्निंग है कि वाकई में इतने लंबे समय तक भी आप वोलेटाइल रह सकते हैं। होता क्या, एक आम मानसिकता है बाजार की। जब आप बहुत रेंज बाउंड ट्रेड देखते हैं, छोटे से दायरे में फंसे हैं, यहाँ पर रुकेंगे, वहां पर रुकेंगे, नीचे आएगा तो सपोर्ट मिल जाएगा, तो वो रेंज बाउंड ट्रेड कुछ दिन तक चलता है, हफ्ते 2 हफ्ते चलता है। उसके बाद है ना ट्रेडर्स बोर होने लगते हैं। मार्केट को कुछ नया चाहिए हमेशा। कोई ऐसा ट्रिगर आता है जो रेंज से बाहर मार्केट को ले जाता है। कोई खबर आती है, या तो ऊपर कर देगी रेंज के, या रेंज के नीचे कर देगी, और मार्केट फिर से वोलेटाइल होने लगते हैं। वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव होते होते हफ्ते 2 हफ्ते ऐसे होते हैं, फिर लगता है कि अरे भाई थक गए, बहुत उछल कूद कर दिया, अब थोड़ी शांति होनी चाहिए। फिर मार्केट थोड़े ठंडे हो जाते हैं। तो वो मीन रिवर्सल वाला है ना, कि बहुत वोलेटाइल भी नहीं रहना चाहते लंबे समय तक, बहुत सुस्त भी नहीं रहना चाहते, एक्शन होते रहना चाहिए, उसकी तरफ आने की कोशिश करते हैं, लिमिटेड एक्शन की तरफ। लेकिन इस बार तो अमेरिका ने गजब ही किया है। मतलब उसके कहीं कोई दूर दूर तक संकेत ही नहीं आ रहे। हम हर हफ्ते सोचते हैं कि चलो बहुत हो गया, अब अमेरिकी बाजार उछल कूद करना बंद करेंगे, कम करेंगे। अभी भी नहीं आ रहा है दीप। और मुझे ये भी लगा कि चलो मंथली एक्सपायरी उनकी जो थी पिछले हफ्ते, वो निपट गई, बड़ी एक्सपायरी थी, निपट गई। उसके बाद थोड़ा कम होंगे। लेकिन अब ऐसे कह सकते हैं 50 ऊपर बंद हुआ, 550 नीचे से ऊपर होकर डाउ ऊपर आया है, और हम नेस्डेक को कम देखते हैं, इसलिए ठीक है। वोलेटिलिटी है तो क्या हुआ, कम से कम ऊपर आया। लेकिन ये वोलेटिलिटी, सबसे बड़ी चीज, इसके 2 बड़े असर होते हैं। पहला, ये आपको सही डिसीजन नहीं लेने देती, बिल्कुल करेक्ट। और दूसरा, बाजार में आपका कॉन्फिडेंस कम करती है। तो ये चाहे वो आप ट्रेडर हो चाहे इन्वेस्टर हो, आप पर ये 2 तरह का असर डालती है। मतलब हमको पता है इक्विटी वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे होगी, लॉन्ग टर्म में सब ठीक है,
लेकिन फिर भी जब रोज भाव देखते हैं ना तो आपका उससे दूर होना मुश्किल होता है। तो वो चीजें अमेरिका में भी हो रही है, वो चीजें कुछ हद तक हमारे यहाँ भी हो रही है। ट्रेडर्स परेशान हो रहे हैं कि एक तो है ना फंसे हुए तो रेंज में, लेकिन ऊपर नीचे इतना, कब हम 15,800 आ जाते हैं पता नहीं चलता, कब 16,400 आ जाते हैं पता नहीं चलता, और इस बीच में कब ऊपर खुलेंगे ये नहीं पता। बंद डे लो पे होते हैं, खुलते डे हाई पर, फिर ऊपर नीचे। सो आई थिंक जो मार्केट आपको सेंस दे रहा है वो ये कि आप वेट एंड वॉच मोड में रहिए, बाजार को रेंज तोड़ देने दीजिए किसी एक तरफ। और रेंज तोड़ने वाला मामला क्या हो सकता है, आप 15,700 के नीचे जाकर ट्रेड करें तो आप एक बार नीचे की रेंज तोड़ेंगे। 15,740 पे आपने 4 बार सपोर्ट ले लिया, करेक्ट। सो वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो गया। 15,740 15,700 राउंड फिगर में मान लीजिए, उसके नीचे जाएंगे तो आप नई गिरावट के लिए तैयार होंगे जो होगी 15,500 या 15,200 तक की इमीडिएटली बनती है। ऊपर 16,400 16,425 के ऊपर जाकर टिके बंद हुए तो आप थोड़ी सी बड़ी तेजी के लिए तैयार होंगे, जिसका पहला टारगेट 16,600 16,675 का होगा, और उसके बाद का निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, बाद में देखेंगे। सो इस रेंज को नीचे 15,700 ऊपर 16,400 ब्रॉडली या 16,500 मान लें, इसको देखें, किसी बड़े ट्रिगर का इंतजार करें, और वो ट्रिगर किसी न किसी खबर से आएगा। वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। कैसी होगी मुझे नहीं पता, कब आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन इस रेंज से बाहर निकलने के लिए न हमारी महंगाई, न हमारी ब्याज दरें, न लिक्विडिटी की समस्या दुनिया भर के बाजारों की, न कोई अभी तक का रशिया यूक्रेन, न सरकार की तरफ से कीमतों को काबू में करने की कोशिश, चाहे वो आप देखो स्टील पे इतना बड़ा एक्शन हुआ, स्टील से शेयर 10.5-15% गए, फिर भी आपका निफ्टी रेंज बाउंड है, फिर भी रेंज बाउंड है, टूटा नहीं। सो आई थिंक कुछ बड़ा न्यूज फ्लो का इंतजार बाजार कर रहा है। सो लेट्स सी, आज और कल की एक्सपायरी निकल जाने देते, उसके बाद फ्रेश मूड माहौल जून के महीने में बनाएंगे। लेकिन ओवरऑल एक चीज क्लियर है कि ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी जरूरत से ज्यादा लंबे समय तक चली है, और वो थोड़ा डिस्कम्फर्ट तो दे रही है, क्योंकि जिस चीज का आप अंदाजा न लगा पाए सही वो मुश्किल तो पैदा करती है। और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स चाहे दुनिया भर के कोई भी बाजार हो, थोड़ा इससे ना नर्वस हो रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो हमें और नर्वस होना चाहिए, क्योंकि एक्सपायरी टाइम यूजुअली वॉलेटाइल हो ही जाता है जब मंथली एक्सपायरी आती है, और साथ में ग्लोबल एक्शन भी जोड़ दें तो देखिए बात, अगर आप अच्छा सोचें तो ये अच्छा सोच सकते हैं कि सब कुछ होने के बावजूद हम 15,700-800 को सपोर्ट मान के टिके हुए, बिल्कुल है ना, अब नहीं गिर रहे। और मैं बार बार पिछले 4-5 दिनों से एक ही चीज कह रहा हूँ, इंडिया स्पेसिफिक रिस्क मार्केट में काफी हद तक आ गई कि हमें पता है कि आरबीआई जून में ब्याज दरें बढ़ाएगा, अगस्त में भी बढ़ाएगा, ये हम मानकर चल रहे हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन को लेकर, ब्याज दरों को लेकर लगभग मैं ये तो कभी नहीं कह सकता कि वर्स्ट हमने मान लिया है, खराब होने में कुछ भी हो सकता है, तो लेकिन कमोबेश हमें पता है कि इतना ही खराब होगा। वो हमने रिस्क फैक्टर कर लिए। कंपनियों की कमाई खराब हो रही है, मार्जिन्स खराब हो रहे हैं, वो भी काफी हद तक रिजल्ट्स के बाद स्टॉक्स में आ गए। ऐसा तो है नहीं कि निफ्टी में तो 50 ही स्टॉक है, सेंसेक्स में 30 ही है, बाकी कंपनियों के भी तो रिजल्ट खराब आ रहे हैं, उनके दाम देखिए ऊपर से 30-40-50% गिरे पड़े हैं, तो वो प्राइसेस में आ गए। सो वो अर्निंग रिस्क, इकोनॉमी की रिस्क, ये काफी हद तक आ चुकी है। क्या रिस्क नहीं आई है? रिस्क जिस पे हम थोड़े आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, वो रिस्क नहीं आई है जो आपने स्टील में देखी है, वो रिस्क नहीं आई जो आप शुगर में देख रहे हैं, वो रिस्क नहीं है जो आप खाने के तेल में देख रहे हैं। बिल्कुल। महंगाई को लेकर अगर कोई सेक्टर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना रहा है, अनाप शनाप मुनाफा कमा रहा है, वो रिस्क अभी भी है, अब आएगा, वो रिस्क आ सकती है, आए नहीं आए मुझे नहीं पता, आ सकती है। तो एक वो रिस्क बची है लोकल मार्केट में। ग्लोबल मार्केट में कौन सी रिस्क बची है पता नहीं। ये बाइडेन साहब जो परसों बयान दे गए, आई डोंट नो उसके कितने मायने, कितने समझे हम, लेकिन चूंकि बाइडेन साहब दुनिया के सबसे शक्तिशाली आदमी माने जाते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति, तो उनके बयान को आप नजरअंदाज और हल्के में तो नहीं ले सकते। तो चीन को जो चेतावनी दी, तो आई थिंक जब तक एक है ना फाइनल दी एंड ना हो जाए रशिया यूक्रेन का, तब तक एक अच्छी या खराब खबर कभी भी आ सकती है। अच्छी खबरों में ये हो सकता है कि शांति से खत्म करेंगे, भाई हो गया, लड़ लिए। चाइना बोले अब हम स्टिमुलस ला रहे हैं, है ना। अमेरिका ये बोले कि भाई हमारे टारगेट के रिजल्ट्स देखकर और ये देख के तो हमारी हालत खराब है कि हमने जरूरत से ज्यादा टाइटनिंग तो नहीं कर दी, अब धीमे कर देते हैं। तो अच्छा भी आने में बहुत कुछ आ सकता है, ऐसा नहीं कि सब कुछ नहीं पता उसका मतलब खराब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। और खराब होने में चाइना ताइवान पर आक्रमण करे, अमेरिका और जोर से टाइटनिंग करे, अगर आक्रमण किया सब कमोडिटीज के दाम बढ़ेंगे, लो हम और टाइट करते हैं, बुरा हाल हो जाएगा, 50 नहीं 75 बढ़ाएंगे। मतलब दोनों तरफ किस तरफ जाएगा अंदाजा लगाना मुश्किल है। और जब इस तरह की सिचुएशन हो तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ ये कि लीवरेज पोजीशन कम से कम रखें, ओवरनाइट पोजीशन कम से कम रखें, और मार्केट को अगर आपको ट्रेड करना ही है
तो शांति से स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करें। सो लोकल आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ग्लोबल एक रिस्क बाकी है, एक ही रिस्क बाकी है, वो अच्छी खराब जो भी हो, एक आखिरी रिस्क बाकी है, तो उसको आपको मैनेज करना है, ध्यान करना है। चलिए, तो नजर रहेगी उस पर। आज ऑफ कोर्स एक्सपायरी से पहले वाला सेशन है, तो आज हमारे बाजार काफी इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिहाज से। अच्छा सर, खबरों के लिहाज से आ गया बड़ा डेवलपमेंट सरकार की तरफ से। फिलहाल लिमिट क्या है वो हमें नहीं मालूम, बट अब रेस्ट्रिक्शन है, तो आप ऐसे ही एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, सरकार से मंजूरी लेकर ही करना पड़ेगा। कैसे समझे सर इस खबर को शुगर के लिए? देखिए, सबसे पहले ये काम सरकार ने स्टील पे किया है, और स्टील पे करने के पीछे दो बड़ी वजह थी। पहले ये कि घरेलू बाजारों में वो स्टील के दाम कम करना चाहते हैं। सिमिलर सिचुएशन थी स्टील के लिए भी, कि जहां मैक्सिमम प्रॉफिट स्टील कंपनी को एक्सपोर्ट से ही आ रहा है, घरेलू में कम है। लेकिन लेकिन उसमें होता क्या है दीप, भले ही आपको ये पता है कि ज़्यादा प्रॉफिट आप एक्सपोर्ट से बना रहे हैं, भले आपको पता है कि घरेलू डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं कि आप एक्सपोर्ट बंद कर दोगे, लेकिन अगर आपने एक्सपोर्ट बंद कर दिया, ठीक है, तो घरेलू डिमांड भले कम हो, तो आपका एक्सेस प्रोडक्शन करेंगे क्या, करोगे क्या? राइट। टाटा स्टील का आज स्टेटमेंट आया है, वो कह रहे हैं कि हम सोचेंगे कि अब हमें क्या करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, टारगेट्स बढ़ाना, कम करने पड़ेंगे। करेक्ट। एक चीज बहुत क्लियर है, अगर सरकार ने डिसाइड कर ही लिया कि भाई किसी चीज का दाम नहीं बढ़ना चाहिए, तो उसकी अपसाइड तो खत्म है, बिल्कुल। वो गिरे नहीं गिरे, कितना गिरे, वही वाली चीज अलग बात है ना। अगर समझो मैं कहूं कि ये वाली चीज हमें नहीं करनी है, तो वो तो मतलब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। करेक्ट। वो सरकार का एटीट्यूड है कि भाई हमें दाम ज्यादा नहीं चाहिए। अब इससे घटते नहीं घटते, कितने घटते वो देखेंगे, और जब सरकार का इरादा बिल्कुल दाम को कंट्रोल में करने का, तो फिर वो दाम नीचे आते ही आते हैं। सिमिलरली शुगर में हुआ है। अब एग्जैक्टली कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो 10 मिलियन टन का कोटा है और उससे कम हो रहा है। अभी जो नोटिफिकेशन आया उसमें क्लियरली समझना होगा कि क्या वाकई में वो नंबर है, और अगर उससे ही कम हम एक्सपोर्ट करें तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पॉसिबल है। लेकिन एक चीज तो क्लियर है, अब शुगर के दाम बढ़ने से तो रहे। करेक्ट। शुगर के दाम तो नहीं बढ़ेंगे, ये चीज तो क्लियरिटी है। तो आपको जो कुछ, अच्छा, और ये क्रशिंग सीजन इनका शुरू हो रहा है, उस वक्त ये कंट्रोल किया, तो अब होगा क्या, आपके पास जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के दाम कम होंगे या कम से कम बढ़ेंगे नहीं, तो वो आपका वहां प्रॉफिट कैप हो गया। और अब नया जो, और ठीक है अक्टूबर तक है, अक्टूबर के बाद रिव्यू करें। और वैसे सरकार का भी इरादा क्लियर है, 4-5 महीनों में, 3-4 महीनों में अगर महंगाई काबू में आ जाती है, तो उन्हें भी कोई इंडस्ट्री को कंट्रोल करने का ज़्यादा शौक नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली मैं ये देखना चाहता हूँ कि अगर वाकई सरकार कीमतों को काबू में करना चाहती है, तो उसके लिए दूसरा तरीका है, बजाय सिर्फ चीनी का एक्सपोर्ट रोकने के। उसके लिए तरीका ये कि आप एथेनॉल की प्राइसेस को कंट्रोल करिए। आज 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग है, 10% की इथेनॉल ब्लेंडिंग को 20% कर दीजिए, राइट। शुगर कंपनियां क्या करेगी, अगर शुगर के दाम कैप है, इथेनॉल बनाएगी। आज इथेनॉल और पेट्रोल में क्या फर्क है, कुछ भी नहीं। जो पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, 90% पेट्रोल और डीजल है, 10% इथेनॉल है, मतलब वो भी पेट्रोल और डीजल है। एक और आपकी सरकारी कंपनियां, सारी सरकारी कंपनियां पेट्रोल और डीजल पर दाम, जो जिस दाम पर बेची उस पर नुकसान कर रही है, और वो नुकसान किसका है, खुद सरकार के लिए, राइट। डीजल पर अंडर रिकवरी आज भी 20 रुपए के आसपास है, पेट्रोल पे 4-5 रुपए होंगी, राइट। सो ऐसी सिचुएशन में क्यों ऐसा होना चाहिए कि सरकार की कंपनियां नुकसान करे और कोई एक प्राइवेट सेक्टर एबनॉर्मल प्रॉफिट बनाए। करेक्ट। अगर आपको महंगाई कंट्रोल में करनी है, सिंपल चीज कीजिए, जैसे अगर तेल कंपनियां एक लिमिट से ज्यादा भाव पर तेल नहीं बेच सकती, अगर आपको, या तो आप फ्री मार्केट कर दीजिए सबके लिए, उनको भी फ्री कर दीजिए, आपको जो भाव में बेचना है बेचे, करेक्ट, या फिर सबको बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाइए। ऐसी सिचुएशन में एथेनॉल की कॉस्ट फॉर एग्जांपल 45 रुपए 50 रुपए में एथेनॉल आपका बनता है, ठीक है। अगर आपका सी कैटेगरी, बी कैटेगरी और शुगर कौन से अलग अलग तरह के एथेनॉल बनते हैं जिनके अलग अलग प्राइस होते हैं, फॉर एग्जांपल मान लें 60 रुपए में आप एथेनॉल बेचते हैं, 10-12 रुपए का अगर शुगर कंपनी एथेनॉल पे पैसा बना रही है, क्यों? आप फिक्स कर दीजिए 2 या 3 रुपए आप बनाइए, विच इज फेयर। आप कैपेसिटी एक्सपांड कर दीजिए, 10 का 20% कर दीजिए, वॉल्यूम पे खेलिए, करेक्ट। तो शुगर कंपनियों के लिए भी अच्छा है, बिल्कुल। वो शुगर केन से एथेनॉल में चली जाएगी, जहां आपको 2 रुपए 3 रुपए फिक्स प्रॉफिट मिल रहा है, आराम से एंजॉय कीजिए आप, है ना। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उस इन्वेस्टमेंट पे आपको पैसा भी मिला है, और जैसी सिचुएशन ईज हुई, सरकार उसको छोड़ देगी, करेक्ट। ये पैसा जो आपका बचता है, आपके सीधे सीधे तौर पर वो ऑयल कंपनियों के लिए कॉस्ट कम करेगा, उनकी अंडर रिकवरी जो हो रही है, वो 50 पैसे से 1 रुपया 1.25 रुपया जो भी कम होती है, वो रिलीफ है। और उसके बावजूद अगर आपको ये रिलीफ देना ही है, इलेक्शन आ रहे हैं, आप इथेनॉल के दाम कम करके आप
चाहे तो फार्मर्स को रिलीफ दीजिए, Correct. डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ट्रांसफर में दीजिए, बिल्कुल, ताकि उनको सीधा फायदा मिले और महंगाई कम हो। सो आई थिंक तरीके बहुत हैं जी। एग्जैक्टली मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। हाँ। अब इसमें इंडस्ट्री की एक डिमांड हो सकती है और जो जेन्युइन भी है कि हम अच्छा पैसा बना रहे हैं, तब आपकी नजर लग रही है, जब खराब होगा तब क्या। तो ये बिल्कुल उनकी सोच सही है और हम उनके साथ हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर आपको रेगुलेट करना है तो पूरा रेगुलेट कीजिए, जब नुकसान का वक्त आए तब भी सरकार को उनको उसी तरह से मदद करनी है, और जब प्रॉफिट का वक्त आए या फिर पूरा खुला छोड़ दीजिए। मतलब हाफ रेगुलेशन वाला काम ठीक नहीं है। सो आई थिंक नेक्स्ट स्टेप जो मुझे समझ में आता है सरकार की तरफ से जो होगा वो इथेनॉल की कीमतों को काबू करने के लिए होगा। अच्छा, ये होना चाहिए क्योंकि बहुत क्लियर कट गणित है कि अगर आप इथेनॉल को दाम को रेगुलेट कर देते हैं, प्रॉफिट बनाने दीजिए। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ, आज प्राइवेट सेक्टर हिम्मत करके मेहनत करके रिस्क लेकर पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, उसको पैसा बनाना ही चाहिए, लेकिन कितना और किस कॉस्ट पर, एक बैलेंस होना जरूरी है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बनाने का ये वक्त नहीं है जब देश सबसे ज्यादा महंगाई के दौर से गुजर रहा है, दुनिया सबसे ज्यादा महंगाई के दौर से गुजर रही है, तो उस समय इंडस्ट्री को भी साथ देने की जरूरत है। सो आई थिंक एक वो बैलेंस करके चलेंगे तो काम हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये बैलेंस लाना जरूरी है। एब्सोल्युटली। कुछ और सेक्टर्स भी नजर रखिएगा जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना रहे हैं, जहाँ घरेलू मार्केट में बहुत दाम उनके प्रोडक्ट्स के बढ़े हुए हैं, वो एक्सपोर्ट्स बहुत महंगे कर रहे हैं, उसकी वजह से घरेलू मार्केट ये एक एक करके नंबर लग सकता है। क्योंकि मुझे जो 2-3-4 दिनों में जो हुआ ना, मुझे गणित समझ में आ गई, इंटेंशन समझ में आ गया कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो जो कंपनियां सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना रही है, जिन सेक्टर में दाम बहुत ज़्यादा है, जिन सेक्टर में एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है और वो उसका फायदा उठा रहे हैं, उसके घरेलू मार्केट में दाम कम होने कोई नहीं रोक सकता। हाँ। और अगर किया तो कदम आ जाएगा सरकार। एब्सोल्युटली। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा गणित, पूरा विश्लेषण, ये जो शुगर एक्सपोर्ट पर सरकार की तरफ से रेस्ट्रिक्शन आई है, बैन नहीं है, रेस्ट्रिक्शन आई है, इस पर रखनी है आपको नजर। आइए सर, फिर आज का एक्शन भी समझ लें, बताएं संकेत। ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है, एफआईएस के संकेत नेगेटिव साइड पर ही आ रहे हैं दीप, थोड़े लगे कि न्यूट्रल होने वाले हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो रहे। घरेलू फंड्स पॉजिटिव साइड पर लगातार है, वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल है, सेंटीमेंट न्यूट्रल है और ट्रेंड आपका नेगेटिव साइड पर ही बना हुआ है। ठीक है, बड़े लेवल्स 15,900 16,000 निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। इसके नीचे जाने की संभावना कम, लेकिन उसके बाद स्ट्रॉन्ग बाय जोन आ जाता है 15,750 15,850, इस रेंज में भरपूर खरीदारी होती है। ऊपर कितना जा सकते हैं, 16,200 16,275, हल्की फुल्की रुकावट की रेंज पार करना मुश्किल होगा। अगर किया तो 16,375 से 16,425, फिलहाल आज इसके ऊपर की रेंज मैंने छोटी की है रेंज आज ऊपर की तरफ की भी, तो ये आपके लिए ऊपरी रेंज है। बैंक निफ्टी वही रोज की रेंज। अच्छा, बाय द वे बैंक निफ्टी की रेंज में कोई बदलाव नहीं, कल जो दिए थे सपोर्ट जोन वही, अगर आपको कल के याद है तो आपका काम चल जाएगा। 33,900 34,100 प्रिसाइजली 34,125 है, मैंने राउंड फिगर में 34,100 किया है, और 2 दिनों से दीप देखिए आप 34,114 115 125 के आसपास सपोर्ट ले रहा है बैंक निफ्टी और वहीं से घूम रहा है। तो आज भी यही रेंज सपोर्ट के तौर पर है, इसके नीचे आएंगे नहीं, अगर आए तो 33,525 33,675 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश खरीदारी दोनों ही करनी ही चाहिए। ऊपर कितना जा सकते हैं, 34,575 34,775 600 से 800 बेसिकली ये रेंज जहां पर जाकर रुक रहे हैं। कल भी हमने 34,585 के आसपास का हाई बनाया, ठीक है, इसी रेंज पर जाकर रुके हैं, आज भी यही रेंज है। इसको पार करके निकले तो 34,900 35,100 जहां प्रॉफिट बुकिंग है। तो कल निफ्टी बैंक निफ्टी, कल निफ्टी का लो देखिए 16,075 है, मतलब एग्जैक्टली लेवल्स को फॉलो कर रहे हैं। रेंज बाउंड मार्केट का मतलब कई बार लोग बोर हो जाते हैं, यार ये क्या है, मजा नहीं आ रहा। मुझे रेंज बाउंड मार्केट में बड़ा मजा आता है क्योंकि मेरे दोनों तरफ के लेवल एकदम परफेक्ट निकल के आता है, तो मेरा एनालिसिस थोड़ा सही हो जाता है। ये मेरा मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा लालच है, वो कि ठीक है अब मार्केट कहीं भी जाए अपने हाथ में तो है नहीं, इधर जाए उधर जाए, लेकिन हमारा तो हमारे लिए किक क्या है, हमारे लिए ऊपर या नीचे जाने की किक नहीं है, हमारे किक ये कि हमारा एनालिसिस हमारे लेवल सही निकला, बहुत अच्छा मार्केट है। अब वो नीचे में अच्छा है या ऊपर में अच्छा है वो अलग चीज है। और इन जनरल स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं तो तेजी करके इन्वेस्ट करके पैसा बनाने के लिए आते हैं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं कि तेजी में तो आप बड़े खुश होते हैं, एकदम ऐसा चहकते हैं, मंदी आती तो मतलब आपका कभी जो ऐसा थोड़ी सब लॉन्ग ही कर रहे हैं, शॉर्ट करने वाले भी बिल्कुल होते हैं, शॉर्ट करने वालों का भी दिल है, उनके भी पैसे हैं, पैसे कमाते हैं, बिल्कुल होना चाहिए उनको भी, लेकिन कितने लोग करते हैं कंपैरेटिवली देखें तो मुश्किल से 2% होंगे जो शॉर्ट करके पैसा बनाना जानते हैं, करते हैं। सो आमतौर और
अगर स्टॉक मार्केट में आप आने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये नहीं कि आपके पास पैसा है, सबसे पहली कंडीशन है कि आप पॉजिटिव होने चाहिए फ्यूचर को लेकर। अगर आपको यही नहीं लगता कि आज जो मार्केट है कल या 1 साल या 5 साल बाद इसके ऊपर होगा, या स्टॉक जो आज आप 100 रुपए में है कल या 1 साल 10 साल बाद ये 100 वाला 200 500 1000 होगा, तो आप पैसा लगाएंगे क्यों? अगर आपको लगता है कल दुनिया डूबने वाली तो आज आके मार्केट में पैसा ही क्यों लगाना? करेक्ट। सो पॉजिटिव होना पहली रिक्वायरमेंट है, भाव बढ़ना, पैसा होना दूसरी रिक्वायरमेंट है। करेक्ट। खाली पॉजिटिव होने से काम नहीं चलेगा, फिर पैसे भी चाहिए। सो इसलिए आमतौर पर जनरली मैं ज्यादा खुशी से इन लार्ज ज्यादातर लोगों को तेजी से फायदा है। एग्जैक्टली, है ना? एग्जैक्टली। इंक्लूडिंग प्रोमोटर्स, इंक्लूडिंग फंड मैनेजर्स, इंक्लूडिंग इन्वेस्टर्स। कुछ स्मार्ट लोग हैं, और जो स्मार्ट लोग हैं उनके लिए मेरी इमोशन कोई मतलब नहीं है। अगर मैं आपके मंदी करके पैसा बनने पे खुश भी होता हूँ तो भी आप तो वैसे ही कर लेंगे, आप स्मार्ट हैं इसके लिए, इसलिए मेरे सहारे की जरूरत भी नहीं। जिनको सहारे की जरूरत है उन्हें देना चाहिए। कई बार हम भी शॉर्ट कॉल देते हैं, ऐसा नहीं देते हैं, वो एक ट्रेडिंग मूव है, बट इन जनरल तेजी के साथ मूड बेहतर होने के पीछे कारण आज लॉजिक मैंने आपको बता दी। बिल्कुल, तो लेवल्स क्लियरली निकल कर आ रहे हैं और ऑफ कोर्स देखते हैं यहाँ से बाजार क्या करेंगे। आज के रेजिस्टेंस और सपोर्ट सर 16,125 पे आप बंद हुए हैं, 16,075 कल का लो, उसके बाद 16,000, ये दो तुरंत सपोर्ट वाले लेवल्स हैं। इसके नीचे 15,900, 15,850 मीडियम लेवल, 15,800 और 750 फाइनल सपोर्ट। 16,125 से ऊपर चलेंगे, 16,175, 16,200 ये दो छोटे सपोर्ट, दो रुकावट के लेवल हैं। 240, 265 और 300 ये मीडियम लेवल्स हैं। राउंड फिगर नहीं है आज, मैंने भी कभी कभी लाइफ में कुछ चेंज करते रहना चाहिए, तो मैंने कहा आज राउंड फिगर नहीं दूंगा। ऊपर की तरफ फिर 400, 425 और 475 फाइनल टारगेट बनते हैं निफ्टी के लिए। ठीक है। बैंक निफ्टी बंद हुए हैं आप 34,300 के आसपास, पिछले 3 दिनों से डीप है ना, 34,200, 34,300 की रेंज में बैंक निफ्टी बंद रहा है। कल मैंने बहुत सोचा कि 34,200 का स्टॉप लॉस दूं, फिर मैंने कहा इतना छोटा देना ठीक नहीं, लेकिन आप देखिए कल 34,200 के नीचे बंद नहीं हुआ। एग्जैक्टली। सो वैसे देखा जाए तो आज का सबसे छोटा स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 34,200 का होगा, वो मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन फिलहाल सपोर्ट लेवल जो है 34,125 पिछले 2 दिनों का लो, और 34,000 ये दो छोटे सपोर्ट हैं। इनफैक्ट 33,900 भी छोटा सपोर्ट ही माना जाए जी। मीडियम सपोर्ट आपके 33,800, 33,675 और 33,600 के हैं। बड़े सपोर्ट के तौर पर 33,525 और 33,300 तक के सपोर्ट लेवल नीचे की तरफ निफ्टी पर है। एक बात और मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि जो मैं सपोर्ट लेवल या ऊपर के रुकावट के लेवल देता हूं, रेजिस्टेंस लेवल जिसको इंग्लिश में कहता है, जरूरी नहीं कि उस लेवल तक पहुंचे हमेशा जी। कई बार लोग ये सोच रहे हैं आपने तो कहा 33,300 तक का नीचे सपोर्ट है, बैंक निफ्टी तो आता ही नहीं, 3 दिन से आप लेवल दे रहे हैं। ये लेवल आपके लिए ध्यान में रखने के लिए, राइट। इनकेस बाजार में कभी भी बड़ा मूव आए, समझो 33,900 आ गया फॉर एग्जांपल, और मैंने तो कहा कि मेरे हिसाब से 33,900, 34,100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है उसके नीचे नहीं दिया, अब तब आप ढूंढने जाएंगे अरे अब नेक्स्ट लेवल कौन सा है। तो 24/7 ATM सर्विस तो है नहीं हमारी हर बार बता सकते या फोन करके पूछ लिया नहीं अब नेक्स्ट लेवल क्या है। इसलिए ये देने के पीछे पर्पज ये कि इनकेस जरूरत पड़े तो ये लेवल्स आप नोट करके रखेंगे। जब जैसे 33,900 टूट गया, अगला सपोर्ट कहा, हाँ 33,800, फिर कहा है ओके 33,675, 33,600, तो आपको ध्यान रहेगा, उस पर्पज से दे रहा हूं। जरूरी नहीं कि आए हायर साइड पर 34,475, 34,575 और 675 ये 3 छोटे लेवल हैं जो विजिबल है। 34,800 के आसपास जाकर बार बार हम अटक रहे हैं, पार करके निकले तो 34,900, 950 और 35,100 तक के लेवल ऊपर की तरफ। ये ओके, चलिए, तो ये है आपके लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट वंस जहाँ तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात है। अच्छा, कल फिर से थोड़ा हल्के हो गए FIS पोजीशन को देखें तो 2% जा नहीं रहे, ऊपर नहीं जा रहे। हाँ, मतलब कुछ नहीं हो रहा, बैठे हैं शांति से। आई थिंक ये एक्सपायरी के बाद ही मूड बनाएंगे आज होगा। अच्छा, एक्सपायरी के बाद भी क्या बनाएंगे मैं बताऊँ, हमारे पास भी तो बोलने को कुछ नहीं है कि ये क्या करना चाहते हैं, तो हमने भी एक्सपायरी का सहारा लिया। अच्छा चलो कल एक्सपायरी के बाद, एक्सपायरी के बाद देखेंगे डेटा किस तरह के रोल ओवर होते हैं, क्या होते हैं। पिछली सीरीज तो इन्होंने बहुत ही कम रोल ओवर की थी, इस बार जो हिसाब से पोजीशन है तो लगता नहीं कि बहुत रोल ओवर होंगे, तो जून की सीरीज की शुरुआत भी हल्के नोट पे तो होनी चाहिए अभी तक के डेटा के हिसाब से, तो यही लग रहा है। पुट कॉल रेशियो दीप 0.9 पर है। मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में बहुत लाइट है। बिल्कुल। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, काफी लोग ये इस बात को लेकर भी सोच रहे हैं कि क्या हुआ कि हम गिर नहीं रहे, जबकि अमेरिका में जिस तरह की तेज गिरावट हुई है। देखो, दो चीजें आपके लिए बहुत नेगेटिव है। डाउन नेस्डैक देखिए कहीं से कंफर्ट नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं, और FIs की बिकवाली देखिए कहीं से कंफर्ट नहीं आएगा। कभी आपने सोचा कि हम क्यों नहीं गिर रहे? DIs नहीं, DIs से ज्यादा एक और चीज है, वो तो खैर है ही है, नो डाउट। आपके लिए लीवरेज पोजीशन ही कम है मार्केट में, कम है, करेक्ट। गिरने की सबसे बड़ी समस्या कब होती है? गिरने की समस्या तब होती है सबसे बड़ी जब
आपकी पोजीशन ज्यादा हो, और वो ज्यादा हो जो आपने मतलब लीवरेज यानी कि या तो वायदा कारोबार में लिए या मार्जिन फंडिंग में उधार लेके लिए, उधार की पोजीशन पर ही आपको डर लगता है। एग्जैक्टली। एफएनओ भी एक तरह से उधार की पोजीशन ही है, आप थोड़ा सा मार्जिन देके पूरी पोजीशन ले रहे हैं, करेक्ट। सो जब लीवरेज पोजीशन आपकी ज्यादा होती है तो आपके लिए रिस्क बढ़ जाती है, क्योंकि आप लीवरेज पोजीशन क्यों बनाते हैं कि 25% मार्जिन दे दूं, ठीक है, और स्टॉक 10% बन गया, तो 25% पे 10% बनना मतलब आपका 40% मुनाफा है इन्वेस्टमेंट पे। exactly. वो क्विक मनी फास्ट बनाने के चक्कर में आप करते हैं, करेक्ट। सो वो लीवरेज पोजीशन है, घटता तो भी ऐसे ही घटता है, 25% मार्जिन दिया, 10% घट गया, यानी आपका 40% कैपिटल साफ, राइट। करेक्ट। सो अगर लीवरेज पोजीशन कम है तो मार्केट के लिए गिरने के लिए जगह भी कम हो जाती है। और भले एक डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप सोचे, लेकिन सेबी ने एक काम जो किया है उसका बड़ा इंपैक्ट है ये, जो पीक मार्जिनिंग सिस्टम हुआ, जी बिल्कुल, पोजीशंस कम बन रही है, ये ऐसे वक्त पे काम आती है। वॉलेटिलिटी भी कम हो गई है, देखो गिरावट हर भी कम सिक्के के होती दो पहलू है। कहने के लिए लोग कह सकते हैं कि वॉल्यूम कम हो रहा है, थोड़ी इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ रही है, लिक्विडिटी कम है, वो अपनी जगह तर्क सही है, लेकिन जिस इंटेंशन से किया गया है वो इंटेंशन है कि जब मार्केट खराब हो तो वो पैनिक ना मचे, करेक्ट। और अगर वो पैनिक कब मचेगा जब आपके पास इजी मनी अवेलेबल है और आपने बहुत पोजीशन ले रखी है। आज बैंक्स को बहुत अलग अलग तरीके से टाइट किया गया है, ब्रोकर्स को टाइट किया गया है फंडिंग के लिहाज से, क्लाइंट लेवल पर टाइटनिंग हुई है, उसका इंपैक्ट भी आप देख रहे हैं इस मार्केट में। ये अगर कोई और मार्केट होता ना तो इतने ग्लोबल खराब संकेत में, इतनी एफआईएस की बिकवाली में हम पिट जाते। लेकिन दो चीजों ने बचाया, एक लोकल मनी ने जो थोड़ी लॉन्गर टर्म और इन्वेस्टमेंट के लिहाज से म्यूचुअल फंड के जरिए आ रही है या डायरेक्टली आ रही है, और दूसरा कम लीवरेज पोजीशन है, तो इसकी क्रेडिट भी सेबी को देनी चाहिए। या ये पोजीशन अगर कम है तो उनके एक्शन का ही असर है। एग्जैक्टली। कोई और मार्केट होता तो आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा होती है। आप आज एक सिंपल सी चीज है, अगर आप किसी स्टॉक में 5 लोट ट्रेड करते हैं और इस तरह के मूड माहौल में आपने एक ही लोट ट्रेड कर रखा है, तो नेक्स्ट रात को आप 1500 पॉइंट डाउन नीचे भी देखेंगे ना तो आप बोलेंगे ठीक है यार, एक ही तो लोट है, संभाल लूंगा, राइट, है ना। वो माइंडसेट जो है ना ट्रेडर्स की, वो, और यही आपका आपकी एक की कैपेसिटी 4 ले रखे हैं, तो मतलब सोएंगे नहीं, एग्जैक्टली, है ना। सो ये बड़ा चेंज हुआ है। और इसकी वजह से हम काफी हद तक इस बार बचे हुए हैं। इस सीरीज की शुरुआत कितने हल्के नोट पर की, यही सोचो आप आ जाओ एकदम हाईएस्ट लेवल पे रोल ओवर हो और फिर देखो, तो कम से कम एक तो कुछ चीजें अच्छी भी होती है। संभला हुआ है बाजार, संभला हुआ बाजार, अच्छा पॉइंट है, संभला हुआ, इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने। सो ठीक है, तो हम बात करते पीसीआर की, हल्के हैं बाजार, विक्स 9% ऊपर हुआ है। स्टॉप लॉसेस, अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, आपका स्टॉप लॉस होगा 15,950 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 15,775 का। जिनको छोटा रखना हो वो 16,075 का कल के लो का भी रख सकते हैं, आपकी अगर इच्छा है 16,000 का भी रख सकते हैं, जहां आपको ठीक लगे। क्लोजिंग बेसिस पे कल मैंने स्टॉप लॉस 16,175 का दिया था, उसके नीचे कल बंद हुआ। तो जो मैंने कल याद है दीप बोला था, एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेडर अगर आप हैं, एक आध दिन के लिए लिया है तो आपके लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है जी, 16,200 के नीचे बंद होने पर। बिल्कुल। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर तो आपका स्टॉप लॉस 15,800 के नीचे। सो आपने किस तरह से पोजीशन, अब आपका स्टॉप लॉस 15,775 15,800 के नीचे का बनेगा। क्लोजिंग बेसिस पे छोटा लगाना है तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। बैंक निफ्टी एक ही स्टॉप लॉस 2 दिन से दे रहे हैं, 3 दिन से 33,900, आज भी वही रखेंगे इंट्राडे और क्लोजिंग। शॉर्ट साइड पे स्टॉप लॉस कल का जो था वही आज भी है, नहीं बदला है, न कल का बदला न परसों का, पिछले 3 दिनों से यही दे रहा हूँ, आज भी ये 16,425 इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों एक ही स्टॉप लॉस। और बैंक निफ्टी का एक ही है 34,850, 34,800 के ऊपर तो 50 पॉइंट का लीवे रखकर 34,850 इंट्राडे और क्लोजिंग पे यही स्टॉप लॉस है, सिंपल। ठीक है सर। नई पोजीशन खरीदे निफ्टी 15,950 के स्टॉप लॉस के साथ आपको करनी चाहिए। यहाँ पर तेजी ऊपर की तरफ 16,175, 16,200 दो छोटे टारगेट, 240, 265 और 300 मीडियम टारगेट, 350 फाइनल टारगेट। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, 400 के ऊपर निकलेगा और हमने टारगेट नहीं दिया, इसके ऊपर चला गया, हम गलत हो गए, कोई बात नहीं, मैं खुश हो जाऊंगा फिर। गलत हो गए खुश होने में मतलब अच्छा होगा कि अगर गलत हो जाए तो खुश होने में कोई मतलब चिंता की बात नहीं है। कर दो अपने 16,400 के ऊपर ब्रेकआउट, अभी दिख नहीं रहा डेटा में, इसलिए यहीं तक दिया है। जो लोग बेचना चाहते हैं, बेचने के लिए वही रेंज है जो कल भी दी थी, 16,375 16,475 की रेंज में आए, वहाँ पर बेचना है। और 375 पे बेचिए, 400 पे 25 पे बेचिए, 475 पे बेचिए, 525 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए 50 पॉइंट ऊपर का। नीचे जो टारगेट बनेंगे दीप 16,300, 265, 240 और 215। एक और नया लेवल निकाला 215। हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा कभी कभी कुछ लाइफ में करते रहना चाहिए अलग। 16,185, 16,185, 16,135, 16,075 और 16,000 तक के टारगेट। तो बेसिकली 16,000 16,400 की रेंज आपकी हो जाएगी एक तरह से
इस ट्रेड के लिहाज से ऊपर में 525 का स्टॉप लॉस, नीचे 16,000 तक के रास्ते। ठीक है, ठीक है। बैंक निफ्टी सर? बैंक निफ्टी खरीदना है सेम कल वाला ही दीप, कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं ना, सेम वही टारगेट वही। अच्छा लॉन्ग शॉर्ट दोनों में सेम एकदम 40 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, मतलब एक तरह से वही का घूम फिर के वही बंद हुआ है। अच्छा घूम फिर के बंद हुआ हो तो ठीक, लेवल बदले कब, जब उस रेंज से इंट्राडे में भी कहीं बाहर निकला हो, न तो इंट्राडे में रेंज से बाहर निकला है, न क्लोजिंग बेसिस पे, किस लिए बदलेंगे। करेक्ट। तो ये इस बात का प्रूफ है कि जो भी मैं आपको ट्रेडिंग स्टडी देता हूँ सिर्फ डेटा के बेसिस पे। अगर रेंज दिन में तोड़ी होती या क्लोजिंग बेसिस पे कुछ ऊपर नीचे हुआ तो फर्क पड़ता है। इसलिए आज बैंक निफ्टी सेम है, 33,900 का स्टॉप लॉस, जिनको छोटा लगाना है 34,100 का भी लगा सकते हैं, 2 दिनों का लो वही है। 34,475, 575, 675 3 छोटे टारगेट, 800-900 मीडियम टारगेट, 34,950, 35,100 फाइनल टारगेट अगर पहुंचे तो। बेचना जो चाहते हैं उनके लिए वही रेंज है जो कल भी दी थी, 34,775 से 34,950 की रेंज में बेचें। अनफॉर्चुनेटली कल वहाँ तक पहुँचे नहीं, 34,575 के आसपास से घूम गए, तो एग्रेसिव है तो वहाँ पर देखेंगे मूड माहौल के साथ सेफ जगह बेचने की ये है। 34,575, 950, 35,150 का स्टॉप लॉस, टारगेट वही कल वाले हैं, 34,700, 600, 550 छोटे टारगेट, 475, 350, 275 मीडियम टारगेट, 34,150 से लेकर 34,000 बड़े टारगेट। सिंपल। ठीक है सर, समझ गए सर। चलिए ये है आपके लिए सारे लेवल्स। बैन लिस्ट धीरे धीरे और छोटी होती जा रही है सर। 2 और स्टॉक्स बैन से बाहर आ गए, डेल्टा कॉर्प, GNFC। आज सिर्फ इंडिया बुल्स हाउसिंग यही बैन में बना हुआ है और कोई स्टॉक नहीं है बैन लिस्ट में। अच्छा डेटा बताएं सर, जो FIs का है एक बार फिर से हम देख रहे हैं, बिकवाली तो चली रही है इनकी। बिल्कुल 2400 करोड़ की कैश में बिकवाली, सामने 1950 करोड़ की खरीदारी घरेलू फंड्स की तरफ से हुई है। लेकिन दीप डेटा उतने बुरे हैं नहीं, काफी बेहतर हैं। क्यों? 1775, 1780 करोड़ के स्टॉक्स खरीदे, तो कल लंबे समय बाद स्टॉक्स फ्यूचर्स में बड़ी खरीदारी हुई है। तो नेट आप देखेंगे तो मुश्किल से 600 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में, और 650 करोड़ के इंडेक्स बेचे हैं। तो कल के सेशन में FIs ने दबाकर नहीं बेचा है, ये एक अच्छी चीज है। तो आज और कल जब हम एक्सपायरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्रेशर FIs का नहीं है, प्रेशर ट्रेडर्स का। आप संभाल सकते हो तो संभालो भाई, FIs को दोष मत दो। बिल्कुल। कल अगर हम ऊपर से फिसले तो FIs का उसमें कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं है, इतना तो इससे ज्यादा तो कई बार बेचा है। संभालो अपना खुद संभालो। ओवर लीवरेज, जरूरत से ज्यादा पोजीशन होगी तो ही डर लगेगा, तो वो आपको कंट्रोल करना है, FIs की तरफ से प्रेशर नहीं है। अब आइए वायदा कारोबार, 16,000 सबसे इंपॉर्टेंट लेवल, मेक और ब्रेक। 80 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में, उसके नीचे जाने पर ही फ्रेश कमजोरी होगी, अदरवाइज आप कमजोर नहीं है। ऊपर की तरफ आपको 16,300 की रेंज दिखती है, जहां 58 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, 23 लाख शेयर कल ही जुड़े। मेक और ब्रेक वाला लेवल 16,200 है, तो 16,200 के ऊपर से हम गिनना शुरू करेंगे तेजी में, ठीक है, और 16,075 के नीचे से गिनना शुरू करेंगे मंदी में। ओके। तो 16,075 जब तक नहीं तोड़ते तब तक आप न्यूट्रल हैं। 16,200 को जब तक पार, तो नीचे 50 पॉइंट, ऊपर 75 पॉइंट, इस रेंज को देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे दीप क्या करना है। ठीक है। बैंक निफ्टी 34,000 जब तक नहीं तोड़ते हैं बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं। 33,900, 34,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 34,000 के पुट पर 24 लाख शेयर, 35,000, 35,600 हल्की फुल्की रुकावट की रेंज। ठीक है। और जब तक उसको पार नहीं करते तब तक आप टाइम पास कर रहे हैं 35,000 के, और अगर उसको पार करके बढ़े तो 35,000 तक जाने की संभावना। सिंपल है, डेटा वो बैंक निफ्टी के हम डिस्कस कर ही चुके हैं। ओके सर, चलिए ये है आज की पूरी स्ट्रैटेजी जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए फिर इस एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और जान लेते हैं कौन से नतीजे आए हैं, ट्रिगर्स आज के, खबरें और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी। वरुण, अरमान, साथी कुशल और आशीष हमारे साथ हैं तैयार। वरुण मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स। गुड मॉर्निंग दीप। तो सबसे पहले ट्रिगर्स में तो 3 निफ्टी की कंपनियां, अपोलो हॉस्पिटल जो कि हाल ही में निफ्टी में शामिल हुआ था, कोल इंडिया, BPCL अपने नतीजे घोषित करेगा। इसके अलावा FNO में 6 कंपनियां हैं, बाटा, इंटरग्लोब, नाल्को, PFC, टोरेंट फार्मा और वर्लपूल। यहाँ पे आपकी नज़र रखनी है। इनफैक्ट टोरेंट फार्मा पे तो इस पे भी नज़र रखनी है क्योंकि बोर्ड साथ ही साथ बोनस शेयर जारी करने पे विचार करेगा, और GMM फोर्डलर भी बोर्ड की बैठक है जहाँ पे बोनस शेयर जारी करने पे विचार करने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक है आज जहाँ पे 5G प्राइसिंग, लाइसेंसिंग जो है उसके ऊपर कहीं ना कहीं कैबिनेट जो है वो चर्चा कर सकता है। इसके अलावा ITI की बोर्ड की बैठक है, नतीजों पर तो विचार करेंगे। इसके अलावा सरकार की तरफ से फंड इन्फ्यूशन पे भी यहाँ पे विचार होने वाला है, तो इसके चलते ITI पे नजर रखेगा। एक्स डिविडेंड है SBI TCS, SBI 7 रुपये 10 पैसे, TCS फाइनल डिविडेंड 22 रुपये प्रति शेयर का, तो उसका एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। IPO अपडेट दे देता हूँ। ई-मुद्रा 2.72 टाइम्स भर चुका है और रिटेल का जो हिस्सा है 2.61 टाइम्स भरा है। एथर इंडस्ट्रीज टोटल अभी तक करीब 33% भरा है और रिटेल का हिस्सा जो है 42% तक अब तक भरा है। नतीजे मेट्रोपोलिस के अनुमान से कमज़ोर,
यहाँ पे रेवेन्यूज जो है उसमें करीब करीब 4.8% की बढ़ोतरी हुई है, 306 करोड़ पे आया है। लेकिन एबिटा अगर आप देखेंगे तो वो 97 करोड़ से घट के 75 करोड़ यानी कि 22.5 करोड़ के आसपास की गिरावट है, परसेंट के आसपास की गिरावट है, माफ़ कीजिएगा। और मार्जिन जो है उसमें भी गिरावट है, 24.5% पे आए हैं। और इसके अलावा मुनाफा जो है 40 करोड़ पे आया है, 50 करोड़ का अनुमान था। और स्ट्राइड्स फार्मा यहाँ पे भी नतीजे कमज़ोर है, रेवेन्यूज़ 4.7% गिरे हैं, मार्जिन देखिए 17.3% से गिर के सीधे 4.8%, और मुनाफा जो है 46 करोड़ से घटकर 29 करोड़ पे आया है। तो दोनों नतीजे जो है वो कमज़ोर है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ नतीजे जहां पर रखनी है नजर। अरमान, मॉर्निंग, बताएं कौन से नतीजे आपके पास हैं? एस्टर डीएम हेल्थ केयर नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं। अगर आय देखेंगे, आय 14%, मुनाफा देखेंगे 110% बढ़कर आता हुआ, वहीं मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखा गया है, 13.4% से बढ़कर 17% पर आते हुए दिखे हैं। ई क्लर्क सर्विसेज आय लगभग 25% बढ़कर आई है, हालांकि मार्जिन्स पर थोड़ा कट देखा गया है, 32.3% से कम होकर 30.8% पर आती हुई दिखी है। लेटेंट व्यू एनालिटिकल्स मिक्स्ड नतीजे आए हैं, क्योंकि अगर आप आय देखेंगे, आय हालांकि 9% बढ़ी है, पर मुनाफे में लगभग 29% का कट देखा गया है। एमटार टेक्नोलॉजी नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं, आय लगभग 44% बढ़ी है। अगर मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स पर प्रेशर देखा गया है, 43% से कट कर लगभग 28% पर आते हुए दिखे हैं। हालांकि मुनाफा देखेंगे, मुनाफा 18 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। नेशनल फर्टिलाइजर्स कंपनी घाटे से मुनाफे पे आती हुई दिखी है, आय तो लगभग 50% बढ़ी है, और पिछली बार जो घाटा था 9 करोड़ का, इस बार लगभग 6 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। और अंत में पॉली मेडिकेयर नतीजे मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं, आय लगभग 21% बढ़ी है, वहीं अगर मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में लगभग 8% की कटौती देखी गई, और मार्जिन्स भी 25.4% से कट कर 21.6% पर आते हुए दिखे। तो ये हैं आपके लिए कुछ और नतीजे जहां पर रखनी है नजर। कुशल भी हमारे साथ है तैयार। कुशल, मॉर्निंग, बताएं नतीजे और कौन सी खबरें आपके पास? मॉर्निंग दीप, आप देखिए नंबर्स के लिहाज से रेलटेल कॉर्पोरेशंस पर फोकस रखिए, नंबर्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। मार्जिन 16.9% के मुकाबले 20.7%, और साथ ही कंपनी का प्रॉफिट भी लगभग 99%, 27 करोड़ के मुकाबले 54 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया है। तो ओवरऑल नंबर्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं रेलटेल कॉर्पोरेशन के। साथ ही राइट्स, यहाँ पर नंबर्स तो अच्छे दिख रहे हैं, हालांकि मार्जिन्स पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिला है, 28.4% के मुकाबले 26.7% के मार्जिन्स। साथ ही कंपनी का मुनाफा 142-43 करोड़ पर स्टेबल रहा है। आय फ्रंट पर करीब 22% की तेजी हमें देखने को मिली है। तेगा इंडस्ट्रीज हर एक पैमाने पर नंबर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है, 16.6% रेवेन्यू बढ़ा है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स 22.1% के मुकाबले 23.7% पर आते हुए दिख रहे हैं, और मुनाफा भी 19% की इजाफे के साथ 49 करोड़ पर आया है। कुछ खबरें हैं मेरे पास, जिसमें टीटागढ़ वैगन सबसे पहले। भारतीय रेलवे से इनको लगभग 7800 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, और ये ऑर्डर कुल मिलाकर 24,177 वैगन सप्लाई करने का है, और 39 महीनों में इस ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। आयन एक्सचेंज जैसा मोरक्को ईपीसी से इनको 148 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, डिजाइन और सी वाटर ट्रीटमेंट के लिए ये ऑर्डर है। साथ ही अंत में ब्राइटकॉम ग्रुप पर नजर रखिए, यहां पर नतीजों और अंतरिम डिविडेंड पर जो बोर्ड बैठक 28 मई को होने वाली थी, उसको रिस्केड्यूल करके अब 30 मई कर दिया है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी खबरें जहां पर रखनी है नजर। पर ढेरों ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में FIR में। मॉर्निंग आशीष, सबसे पहले तो ये जो नतीजे आए और जो रिसेंट कुछ खबरें आई हैं उसके बारे में बताएं, क्या है रिपोर्ट्स? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीपांशु। ग्रासिम इंडस्ट्रीज के साथ शुरुआत करते हैं। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, 1403 की कल की क्लोजिंग है, लक्ष्य दे रहे हैं 1845 रुपये का। वहीं JP मॉर्गन देखें तो ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं, लेकिन जो लक्ष्य है वो उन्होंने घटाया, 2160 से घटाकर 1870 कर दिया है। मेट्रोपोलिस हेल्थकेयर, यहाँ पर भी नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। क्रेडिट स्विस की तरफ से आई है रिपोर्ट, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1700 रुपये के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा सेल यहाँ पर देखें तो लगातार 2 दिनों से सेल लग रही है। JP मॉर्गन की तरफ से रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है, और जो लक्ष्य है 165 से घटाकर 135 कर दिया, 74 की हालांकि जो है अब करेक्शन के बाद कल की क्लोजिंग आ चुकी है। सिटी का व्यू जो है अभी भी बाय का है, लेकिन लक्ष्य इन्होंने भी घटाया है, 155 से घटाकर 90 रुपये कर दिया है। बैंक ऑफ अमेरिका ने भी देखे तो अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 90 रुपये के लक्ष्य के लिए, और ये भी कह रहे कि नतीजे एबिटा लेवल पर ठीक ठाक थे, लेकिन आगे प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर बड़ा संदेह है, जिसके चलते इन्होंने काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने जो है वो टारगेट कट किए हैं।
टाटा मोटर्स यहाँ पर CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 480 रुपये के लक्ष्य के लिए। लेकिन अगर आप कमेंट्री देखें तो कुछ खास नहीं है, ये कह रहे कि लगातार देखें तो JLR अपने PS को अंडर परफॉर्म कर रहा है, वॉल्यूम्स में गिरावट आ रही है, जिसके चलते यहाँ पर जो है इनका व्यू थोड़ा सा नेगेटिव बन रहा है। लेकिन अभी देखिए 426 की क्लोजिंग है, 480 रुपये का लक्ष्य दे रहे हैं। AB फैशन कल यहाँ पर GIC की तरफ से जो खबर आई, इसके बाद CLSA की तरफ से अपग्रेड आया है, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। 267 की कल की क्लोजिंग है, 355 रुपये का लक्ष्य दिया है और ये मान रहे कि टॉप लाइन में भी जो मोमेंटम है काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। सिटी खरीदारी की राय को बरकरार रखे, हालांकि जो लक्ष्य इन्होंने 375 से घटाकर 345 कर दिया है। मैक्वायरी की रिपोर्ट आई है एशियन पेंट्स पर, जहां पर आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 3650 रुपये के लक्ष्य के लिए, 3087 की जो है कल की क्लोजिंग है। और जेफरीज अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे रहे, करंट मार्केट प्राइस से नीचे का लक्ष्य दिया है 2530 रुपए का। ये कह रहे ग्रासिम पेंट सेगमेंट में देखें तो बड़ा केपेक्स करने जा रहे हैं, इसके चलते कंपटीशन बढ़ रहा है, इनकी चिंता बढ़ रही है, इसके लिए अंडर परफॉर्म की रेटिंग को जो है इन्होंने बरकरार रखा है। तो ये है आपके लिए कुछ रिपोर्ट्स, नतीजों और खबरों पर। और कौन सी रिपोर्ट्स हैं आशीष? दीपांशु, पूरा IT पैक आज फोकस में रहेगा। देखिए लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, ब्रोकरेज हाउस भी टारगेट कट कर रहे हैं। आज नोमिरा की तरफ से ढेर सारे IT स्टॉक्स पर देखें तो टारगेट कट किए गए हैं, रेटिंग को रिड्यूस किया गया है। नोमिरा देखें तो TCS पर रिड्यूस की रेटिंग दी है इन्होंने, डाउनग्रेड किया है। लक्ष्य भी देखिए बड़ा काटा है, 3930 से घटाकर 2950 कर दिया है। L&T इन्फोटेक पर भी देखें तो सिमिलरली रेटिंग को डाउनग्रेड किया है और लक्ष्य में देखिए भारी कटौती की है, 5970 से घटाकर 3690, 4010 की जो है कल की क्लोजिंग है। HCL टेक पर भी डाउनग्रेड आया है, 1370 से लक्ष्य को बढ़ाकर घटाकर 1100 रुपये कर दिया है। और इसके साथ देखें तो बाकी के भी जितने स्टॉक्स हैं, विप्रो पर देखें, इन्फोसिस पर देखें, टेक महिंद्रा पर देखें, तो सब में रिड्यूस किया है टारगेट को, सब में जो टारगेट है उसे कट किया गया है। सनसेरा इंजीनियरिंग यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। लक्ष्य जो है हालांकि 1162 से घटाकर 1018 कर दिया है और ये मान रहे कि जो ऑर्डर विन्स हैं वो काफ़ी बढ़िया थे, इसके चलते कंपनी के मुनाफे में अच्छी बढ़त देखने को मिली। जुबिलेंट फूडवर्क्स यहाँ पर भी नजर रखेगा, मैक्वायरी की तरफ से नोट आया है, अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 430 रुपये के लक्ष्य के लिए। और अंत में मिंडा इंडस्ट्रीज, यहाँ पर नोमेरा की तरफ से रिपोर्ट आई है, अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी क्योंकि रेटिंग को अपग्रेड किया है, पहले न्यूट्रल की राय थी, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। और हालांकि जो लक्ष्य है वो 1235 से घटाकर 1050 कर दिया है, 835 की जो है कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों रिपोर्ट्स जहां पर रखनी है नजर। अनिल जी, एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है IT को लेकर और लगातार हमारे रेडार पर भी रहा, आपकी भी राय रही कि अब IT से दूर रहने का वक्त आ गया है, परेशानी बन रही है और जिस तरह से टारगेट कट्स हुए हैं, रेटिंग में बदलाव हुए हैं, IT के लिए और परेशानी दिख रही है सर। बिल्कुल दीप, और टारगेट बड़े बड़े काटे हैं न्यूमरा ने, बिल्कुल। नो डाउट, ठीक है न्यूमरा ने काटे, सबने नहीं काटे, लेकिन वो कहीं कहीं से तो शुरुआत होती है। और IT पर बेरिश होने के पीछे एक ही रीजन है और कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं कि IT कंपनियों को कोई समस्या है, बिजनेस नहीं है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम महंगे वैल्यूशन। आप मतलब हर चीज एक भाव पर अच्छी है, बिल्कुल। आप 60 70 80 का PE मल्टीपल सब हर कंपनी को नहीं दे सकते हैं, और स्पेशली तब नहीं दे सकते जब आपकी सबसे बड़ी कॉस्ट क्या है IT कंपनी के लिए, मैन पावर। बिल्कुल, वही आपके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनता जाता है। बिल्कुल भाई अगर सिंपल सी चीज है, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए स्टील, सीमेंट, रॉ मटेरियल उसकी कॉस्ट है और उसकी कॉस्ट बढ़ती है और उसके मार्जिन खराब होते हैं, तो आपको कितनी चिंता होती है। करेक्ट। तो अगर वही IT कंपनी के लिए लोगों की सैलरी बढ़ेगी तो आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, वही तो चीज है। अगर लोग आपके छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, यानी कि आपका रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा, बिल्कुल है ना, स्टील सीमेंट नहीं मिल रहा है, करेक्ट। और अगर लोगों की सैलरी आपको बढ़ानी पड़ रही है, इसका मतलब आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है। तो जो चीजें आप कमोडिटी स्टॉक्स में देख रहे हैं, वही चीजें तो आपके IT में भी हो रही है, और उसके ऊपर वैल्यूएशन वो अलग है, इसलिए IT पर हम लगातार बेरिश है। अब नो डाउट भाव बहुत अच्छे आ गए जी, यहाँ से 10% 15% और करेक्ट हो गए तो कई सारे अच्छे मिड कैप IT ऐसे हैं, कई सारे तो नहीं कहूंगा, सॉरी, थोड़े से मिड कैप IT स्टॉक ऐसे हैं जो अब लेने लायक हो गए। बिल्कुल 30-40% का करेक्शन, तो वहां लेने की जगह बनती, पहली चीज। दूसरी एक और रिपोर्ट जो थी वो आपकी पेंट इंडस्ट्रीज पर। ये देखो, ये इंडस्ट्री सबको ल्यूक्रेटिव लग रही है जी, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कभी भी किसी भी कंपनी ने नुकसान नहीं किया। हाँ। आप एक चीज देखिए, क्रूड 150 हो जाए तो नुकसान नहीं करते और 30 हो जाए तो सुपर प्रॉफिट करते हैं। इसका मतलब है कि इस इंडस्ट्री की ताकत है भाव बढ़ जाए तो पास ऑन करने का जी। और ब्रॉडली ठीक है, कभी बिजनेस कम होता है, कभी ज्यादा होता है, लेकिन बहुत मंदी में जाए ऐसा बिजनेस है नहीं। ये आपने एशियन पेंट्स में भी देखा, कंसाई नेरोलैक में देखा, बर्जर में देखा, सब में, एक्सो में देखा, करेक्ट। सो इसको देख के दो बड़े ग्रुप इस तरफ बढ़े, एक JSW और दूसरा ग्रासिम। JSW इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे की ताकत हो सकती है, वो बना सकते हैं अपना नेटवर्क, लेकिन ग्रासिम बड़ी थ्रेट है। क्यों? क्योंकि जो
पेंट का बिजनेस है वो सीधे सीधे बिल्डिंग मटेरियल के साथ जुड़ा हुआ है, सीमेंट के साथ, तो इनके पास रेडी नेटवर्क अवेलेबल है पूरे देश में, बहुत पुराना। एग्जैक्टली सीमेंट में सबसे बड़ी कंपनी है, बिल्कुल सब पुराना बड़ा प्रतिष्ठित घराना है। तो ऐसे में बिरला की और ग्रासिम की प्रेजेंस हर जगह, उन्हें खाली एक शेल्फ और बनाकर अपने पेंट्स रखने। एग्जैक्टली करेक्ट, नेटवर्क है already। हाँ, जबकि स्टील के केस में ऐसा नहीं कि हर एक गांव में आपको 2 शोरूम दिखेंगे जेएसडब्ल्यू स्टील। सो ग्रासिम का एक्सपांशन, एग्रेसिव एक्सपांशन वाकई में मिड साइज छोटी कंपनियों के लिए बड़ी थ्रेट है, 2 तरह से, एक मार्केट शेयर के लिहाज से, दूसरा प्राइस वॉर के लिहाज से। सो ये गेम चेंजर है। ग्रासिम कितना कमाएगा, क्या करेगा, कितना बेचेगा, वो बाद की बात है। पर डबल कर रहा है कि बड़ा प्लेयर, स्ट्रॉन्ग मार्केट नेटवर्क, डीप पॉकेट। अब इससे खराब कंपटीशन कभी आता नहीं है। करेक्ट, आई थिंक थोड़ा सावधान रहना चाहिए। आइए, इस बीच एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है, जो हम कह रहे हैं लगातार कि सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ है, और वो है महंगाई को काबू में लाना। और महंगाई पर कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है। आइए चलते हैं सीधे नई दिल्ली। हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, बता रहे हैं कि कल कौन सी बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में किस बात पर होगी आपके लिए चर्चा। अमरीश, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहली बात तो सरकार लगातार महंगाई को लेकर एक्शन में है, और जैसा कि हमने पिछली बार से देखा है, सरकार का जो एक्शन है वो लगातार जारी है। गेहूं से लेकर तमाम जो उत्पाद हैं उन पर सरकार ने एक्शन किया था, पेट्रोल, डीजल और शुगर। अब सरकार कह रही है कि जो इंडस्ट्री की इनपुट कॉस्ट है उसको घटाने की जरूरत है, क्योंकि इंडस्ट्री की लगातार ये डिमांड थी कि इनपुट कॉस्ट हमारी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में हमें कुछ प्रोडक्शन कट की उम्मीद करनी पड़ सकती है, या फिर संभावना बनती दिख रही है। ऐसे में सरकार ने सभी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट मंगाई है कि किन किन चीजों पर वो चाहते हैं उनकी तरफ से इंडस्ट्री को इनपुट में राहत दी जा सकती है। जिसके लिए जो कल की बैठक है, शाम के 5:30 बजे ये बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता स्वयं कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे, जिसमें कि फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमर्स, इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, पेट्रोलियम, इस सब के सेक्रेटरी होंगे। साथ साथ वित्त मंत्रालय के कई सारे अधिकारी भी मौजूद होंगे, और उनके अध्यक्षता, कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो सेक्रेटरी है कॉमर्स के और इंडस्ट्री के, वो एक प्रेजेंटेशन देंगे और वो एक पूरी लिस्ट देंगे उनको, जिस पर कि एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करने की जरूरत है या फिर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने या हटाने की जरूरत है। तो ऐसे कई सारे उत्पाद हैं, आने वाले दिनों में इसमें राहत मिलती दिख सकती है। इसके अलावा सेस को लेकर सरकार एक बड़ा फैसला कर सकती है। कई सारे और ऐसे उत्पाद हैं जिसमें कि अगर सेस लगता है उनको सरकार कम कर सकती है। इसमें कॉटन भी एक बड़ा उत्पाद हो सकता है। साथ ही साथ पेट्रोलियम सेक्रेटरी भी एक प्रेजेंटेशन देंगे जो इथेनॉल से संबंधित होगा, क्योंकि सरकार ने अपना टारगेट प्रीपोन किया है। 20% जो टारगेट है ब्लेंडिंग का, उसको प्रीपोन किया है। उसको लेकर भी सरकार आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको लेकर कुछ प्राइस रिवीजन का भी इसमें फैसला या फिर प्रेजेंटेशन हो सकता है। जी ओके, तो ये बड़ी खबर सरकार की तरफ से महंगाई को लेकर। और अनिल जी, जो थोड़ी देर पहले आप भी इंडिकेशन दे ही रहे थे कि अब वहां पर जहां पर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं या इस तरह का एक्शन हो रहा है कि घरेलू प्राइसेस कुछ ज्यादा ही कंट्रोल के बाहर जा रहे हैं, सरकार का भी कड़ा एक्शन वहीं पर आने की तैयारी। बिल्कुल दीप, और ये इसीलिए ये बैठक होने जा रही है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनसे महंगाई बढ़ रही है, जिनको कंट्रोल किया जा सकता है। कहीं कुछ ऐसी जगह है जहां पर आप उनको जो रियायतें दे रहे हैं उसे कम कर लें, कहीं आप एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दें, कहीं इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दें, तो बेसिकली महंगाई थोड़ा आप कम लेकर आ पाएँ। अगर ऐसे प्रयासों से आधा से 1% महंगाई कम होती है, ये अपने आप में अचीवमेंट है। तो आई थिंक कल की बैठक बड़ी अहमियत वाली होगी। और सबसे बड़ी बात है कि ये बड़ी बैठक लंबी चौड़ी है। सारे मंत्रालय से अधिकारी बुलाए जा रहे हैं, उनको ये प्रेजेंटेशन देना है कि आपके मंत्रालय में कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अगर हम रियायत कम करें या जिन पर टैक्स लगा दें तो उससे फायदा हो सकता है। तो अगले 1-2 दिनों में तैयार रहिए दीप, एक्शन और होने वाले हैं। इसीलिए हम लगातार आपको ये कह रहे थे, देखिए ये होगा ही। जो कंपनियां सुपर नॉर्मल प्रॉफिट बना रही, वहां पर इन्वेस्टर्स को अब सावधान रहना है। एब्सोल्युटली। जो प्रोडक्ट्स भारी भरकम प्राइस पर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, वहां पर इन्वेस्टर्स को सावधान रहना है। जिन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट करने की वजह से घरेलू बाजार में उन प्रोडक्ट के दाम मजबूत है, और अगर रेस्ट्रिक्शन किए जाए तो वो दाम कम हो सकते, तो वो होगा ही। और ये पहली और आखिरी सरकार नहीं है, खाली हिंदुस्तान या अमेरिका की सरकार नहीं, सारी सरकारें ये करती है। जब एक लेवल से बाहर महंगाई निकलती है तो लार्जर इंटरेस्ट में उन्हें महंगाई को कंट्रोल में करने के लिए करना ही होता है। ये अमेरिका ने भी किया है। टेरिफ और क्यों हुआ चाइना और अमेरिका के बीच में इतना लंबा? इसी वजह से हुआ ना। तो ये चीजें चलेंगी और इसको हमें ध्यान में रखना जरूरी है। आइए बढ़ते आगे, एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल हमारे साथ है तैयार। पिक ऑफ द डे। बंसल जी, सुप्रभात, बताएं सर।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है कोटक महिंद्रा बैंक। और कोटक महिंद्रा बैंक 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर कल डिसाइसिवली उसने क्लोजिंग दी है। नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर है। 1843 का स्टॉप लॉस है। 1945 का टारगेट है। कोटक महिंद्रा बैंक का मेरा पिक ऑफ द डे। ओके सुमित जी, गुड मॉर्निंग, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे कोरोमंडल को सिलेक्ट करना चाहिए। स्टॉक के अंदर मजबूती है। स्टॉक ऑलमोस्ट एवरी डे एक अच्छा मूव दिखा रहा है। बीच बीच में छोटा मोटा जब भी करेक्शन आता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो कोरोमंडल में 1000 रुपए तक के लेवल ऊपर में इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकता है। 1000 का लेवल टूटने पे 1025 तक का मूव भी देखने को मिलेगा। खरीदारी करें। 950 के नीचे का स्टॉप लॉस, 1025 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो कोरोमंडल कल का टॉप गेनर भी। मुझे जी सुप्रभात, आपकी पसंद का शेयर। अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीप। तो देखिए पिक ऑफ द डे में हमने चुना है HDFC बैंक। बाय करके चलेंगे। लास्ट करीब 2 हफ्तों से जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, उस कंसोलिडेशन ब्रेकआउट के पास ही कल के सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली है। लग रहा है यहाँ से रैली स्ट्रेच कर सकता है ये काउंटर। आज के लिए 1350 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। HDFC बैंक को लॉन्ग करके चलेंगे। 1350 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1300 का स्टॉप लॉस, 1350 टारगेट, HDFC बैंक खरीदने की राय। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मेरी तरफ से आज का पिक ऑफ द डे होगा हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प मार्च के महीने में बॉटम बना था, उसके बाद से ये स्टॉक पूरा इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है। सारे मूविंग एवरेज को पार करके अभी ये स्टॉक ऊपर में बैठ गया है। 26 के ऊपर का क्लोजिंग आई थी। मुझे लगता है कि 2610 के नीचे स्टॉप लगा के इसी में खरीदारी करने का सलाह मैं दे रही हूँ। 2655 का पहला टारगेट, 2680 का दूसरा टारगेट के लिए हीरो मोटोकॉर्प को खरीद कर चलने का सलाह होगा। मैं करे खरीदारी, ये है राय सिमी जी की। वागले साहब भी हमारे साथ है तैयार। गुड मॉर्निंग सर, आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। मेरा पिक ऑफ द डे होगा महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें बाय करके चले। 947 का क्लोज है, बंद है। 936 का स्टॉप लॉस होना चाहिए 1% का। और मेरा टारगेट में भी आज और कल में 972 972 तक आना चाहिए। ओके, 972 के टारगेट के लिए खरीदारी महिंद्रा एंड महिंद्रा में। सेठी साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पसंद के शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो पिक ऑफ द डे है आज का, वो स्टॉक रहेगा टाटा मोटर्स। मुझे लगता है ऑटो सेक्टर एक स्वीट स्पॉट में है। सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिव खबरें हमने रिसेंटली देखी। पेट्रोल डीजल के प्राइसेस में कटौती, फिर आपके मेटल्स जो स्टील के प्राइसेस में कमी होने जा रही है, तो उसका फायदा होना। बाकी चाइना में जो कल टैक्स कट हुआ है ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, और चाइना से चूंकि टाटा मोटर्स यानी JLR का 30% रेवेन्यू चाइना से आता है, तो मुझे लगता है वो एक बड़ा पॉजिटिव है। तो टाटा मोटर्स में खरीदारी करने की सलाह है। 435 के आज के टारगेट है, 415 का स्टॉप लॉस। 415 का स्टॉप लॉस, 435 का टारगेट आपके लिए यहां पर खरीदारी करने की राय आई है। आइए बढ़ते आगे, और अब वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है। बताएं, शुरुआत करें अच्छे नतीजों के साथ। कौन से रिजल्ट्स आपको आए हैं पसंद कल बाजार बंद होने के बाद? गुड मॉर्निंग सर, टू यू एंड एवरीवन। टू बी ऑनेस्ट सर, कोई ज्यादा मजेदार नंबर्स नहीं आए थे। अगर अच्छे नंबर्स आए हैं तो एक्सपेंसिव भी है। मिंडा इंडस्ट्रीज के नंबर आए थे सर, नंबर्स अच्छे थे। अगर मैं कंपेयर करूं अदर ऑटो एंसिलरी कंपनीज के साथ और इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में, तो अगर आप एबिटा देखें तो 17% क्वार्टर ऊपर गया है सर। एबिटा मार्जिन अभी भी 11.5% पे है, विच इज अ गुड थिंग। अब 60 बेसिस पॉइंट क्वार्टर। कंपनी ने 1:1 का बोनस भी डिक्लेयर किया है। इस कंपनी का नाम भी चेंज हो जाएगा सर, ऊनो मिंडा लिमिटेड बन जाएगा। तो ठीक था सर, नंबर अच्छा था, बट एक्सपेंसिव स्टॉक है सर। 10-12% ROC करता है और TTM बेसिस पे 65 टाइम्स पे है। ग्लोबल स्पिरिट्स के नंबर आई थिंक मार्केट आज में आ गए थे सर, नंबर्स अच्छे थे। डालमिया भारत शुगर, अगेन सर, शुगर सेक्टर में हो क्या रहा है कि अगर यील्ड थोड़ी सी कम आ रही है, टॉप लाइन ग्रोथ आ रहा है, बट मार्जिन पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है। तो डालमिया भारत के नंबर्स अच्छे थे सर। 131 करोड़ का बिटा किया वर्सेस 127 करोड़ YoY। शुगर सेल्स वॉल्यूम 56% YoY बढ़े हैं, 15 करोड़ किलो की इन्होंने। तो ओवरऑल नंबर देखा जाए तो ठीक थे सर, बट बहुत तोड़फोड़ नंबर मैं कभी बोलूंगा नहीं। रूशियल के नंबर्स मार्केट आज में आगे थे। एक छोटा कंपनी है सर DCW, आई थिंक इन दिस एनवायरनमेंट एटलीस्ट उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। सेल्स 8% ऊपर क्वार्टर, ग्रॉस मार्जिन्स भी 45% थे, YoY क्वार्टर दोनों ऊपर गए। मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स भी दोनों YoY क्वार्टर ऊपर गए। सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा
यही इंपॉर्टेंट बिजनेसेस हैं। बट आगे जाके क्वेश्चन मार्क ये है सर कि कॉस्टिक सोडा के प्राइसेस उस लेवल पे रहेंगे कि नहीं रहेंगे। सो आई डोंट नो हाउ द स्टॉक रिएक्ट्स, बट एज आई सेड नंबर्स ठीक थे सर, कोई बहुत आउटफुट नहीं थे अगर अच्छे में भी देखा जाए तो। नहीं, उनका तो स्टॉक का रिएक्शन कल आ गया है एक्चुअली, मेरे ख्याल से कल मार्केट और उसमें 3 बजे के आसपास आ गए, 3 बजे आ गए थे, तो काफी हद तक स्टॉक चला भी था कल नतीजों के बाद। तो ये है रिजल्ट्स आपके जो अच्छे हैं, आज कम है, कमजोर नतीजों के बारे में बताएं। Adani Ports and Grasim sir, clearly weak numbers. Adani Ports 2780 करोड़ के आसपास का एस्टिमेट था EBITDA करेगा, बट 1850 करोड़ किया तो बहुत कम है कंपेयर टू व्हाट पीपल वर एक्सपेक्टिंग। मार्जिन 66% एक्सपेक्टेड थे, जिसके सामने 50% के आसपास मार्जिन आए हैं, तो नंबर्स खराब हैं। ग्रासिम सर VSF सेगमेंट देखिए तो प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही हिट हुई है इस सेगमेंट में। स्टैंड लो नंबर्स की बात कर रहा हूं मैं सर। तो मार्जिन जैसे मैंने बोला, ब्लूमबर्ग का एस्टीमेट था 900 करोड़ के आसपास होगा, 750 करोड़ का एबिटा आया। VSF जो उसका सेगमेंट है, उसका अगर एबिटा देखें तो 60% डाउन है YoY और 37% डाउन है क्वार्टर एंड क्वार्टर। और उसका एक यूनिट होता है सर VSF एबिटा पर केजी, वो 11 रुपए पे आया वर्सेस 20 रुपीज क्वार्टर एंड क्वार्टर एंड 37 रुपीज YoY। तो उस चीज में नंबर्स खराब आए। तो ये आपके लिए रहे कमजोर नतीजे और उम्मीद के मुताबिक इनलाइन रिजल्ट्स। ठीक है सर, एज आई सेड अगेन फिनिक्स मिल्स हुआ, नंबर्स ठीक थे, महंगा स्टॉक है, सारे के सारे रिटेल पोर्टफोलियो हुआ, कमर्शियल पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है उसका। गैब्रियल इंडिया अगेन द सेम स्टोरी, इन्फ्लेशन ज्यादा थी, सेल्स ऊपर थी, बट मार्जिन्स कम थे। तो आज नतीजों के लिहाज से एक्शन कम है, तो फिर जो सेक्टर एक्शन में एक बार जरा मैं उस पर आपसे राय लेना चाहता हूं जल्दी से। शुगर, ढेर सारी खबरें आ रही, कल भी कुछ वायर्स पर खबरें आई और आज सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया, कैसे देखते हैं आप इस पूरे सेक्टर पर इसका असर? सर डिस्क्लेमर पहले, हम लोग इन्वेस्टेड है तो शायद मैं बायस्ड हो सकता हूं, बट मैं जो भी आई विल से विद फैक्ट्स। ओके, तो इसमें सर दो चीजों में डिवाइड करना चाहिए जो खबर आई है, एक है जो फैक्ट है और एक है जो फियर है। तो अभी सरकार ने क्या कहा है सर? सरकार ने कहा है कि जो इस सीजन में है, इस सीजन का मतलब जो सितंबर तक है, सितंबर तक आप जो शुगर मिल्स हैं वो 10 मिलियन टन से ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर सकती हैं, ये सरकार ने कहा। ये नहीं कहा कि आप एक्सपोर्ट मत कीजिए। आज की डेट में स्थिति क्या है सर? और ये जो नंबर्स है, मैं ये गवर्नमेंट से डॉक्यूमेंट आया हुआ है जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे अपलोडेड है, ये सीधा दिख रहा है वहां पे। गवर्नमेंट ने बोला है कि मैंने 9 मिलियन टन इस करंट सीजन में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके हैं, जिसमें से 8.2 मिलियन टन जो है वो डिस्पैच हो चुका है। तो कहीं भी किसी का भी एस्टीमेट सर 9 या 9.5 मिलियन टन से ज्यादा था ही नहीं सितंबर तक। तो क्लियरली अगर ये रोक आ भी जाती है, और रोक आ चुकी है कि 10 मिलियन टन से ज्यादा आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स 9.2 मिलियन टन के 9 9.5 मिलियन टन मैक्सिमम है उसके है, तो किसी भी तरीके से किसी भी कंपनी को फर्क नहीं पड़ेगा आज की डेट में। और ये टेम्पररी है सर। गवर्नमेंट ने बोला है कि हाँ भी अब सितंबर तक अगर होता है तो आप परमिशन लेके एक्सपोर्ट कीजिए, बट इवन इफ इट्स लाइक कि 10 मिलियन से ज्यादा नहीं करना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर कि अगर मैं ये सोचूं कि सरकार क्यों कर रहा है, इट इज वेरी वेरी क्लियर कि इन्फ्लेशन ज्यादा है, गवर्नमेंट डज नॉट वांट कि हाँ भी यहाँ से ज्यादा एक्सपोर्ट हो जाए, यहाँ पे सप्लाई साइड कम हो जाए और डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ जाए, वो नहीं चाहता। इसलिए वो बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, इसको साइड पे रखिए, अभी आप एक्सपोर्ट 10 मिलियन टन से ज्यादा मत कीजिए। सो इस तरीके से ये है। अभी फेयर क्या है? फेयर आपको ज्यादा पता है मुझसे कि अगर यार शुगर में कुछ स्टील जैसा हो जाता है या शुगर में कुछ ऐसा हो जाता है कि आगे जाके और प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, या गवर्नमेंट कुछ और कर देती है, ऐसा कर देती है, वैसा करती है, उसका कोई आंसर नहीं है। बट अभी तक अगर एक्सपोर्ट की बात किया जाए तो ये नहीं बोला कि हाँ भी आप कर ही नहीं सकते हो, जितना कर सकते हो उतना ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड है सितंबर तक। तो नंबर्स में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। और मैं एक और चीज छोटी सी बात बोल दूं सर, शुगर जो मैं पढ़ रहा था, इट इज शुगर एंड कन्फेक्शनरी, इट इज ओनली 1.5% वेटेज ऑफ CPI। क्योंकि अगर हम इतनी चिंता शुगर की कर रहे हैं तो वाई नॉट कोल, वाई नॉट सीमेंट, जिनका वेटेज और बहुत ज्यादा है, कि अगर उसमें कुछ आ जाए तो अगर उसमें कुछ आ जाए तो बहुत चीजें हो जाएंगी। बट अगर नंबर वाइज देखा जाए तो सर मुझे नहीं लगता कि हाँ भी नंबर वाइज किसी भी चीज में इसमें फर्क पड़ना चाहिए, बिकॉज इट्स ऑलरेडी ग्रांटेड, वो ऑलरेडी ग्रांटेड है 10 मिलियन टन, और हम 9 9.5 मिलियन टन से ऊपर नहीं जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप आइडिया मत दीजिए कोयला, सीमेंट और बाकी सब। कल बड़ी बैठक होने वाली है सरकार की और इन्फ्लेशन को लेकर ही है। देखते हैं, सारी मिनिस्ट्रीज को इन्होंने बुलाया, कहा है कि भाई आप अपनी अपनी तरफ से बताइए किन किन प्रोडक्ट्स पर किस तरह से दाम कम करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। लेट्स सी क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र पूरा एनालिसिस देने के लिए।